So today we discuss about the living world, 11 biology the NEET level. हम डिस्कस करेंगे कि लिविंग वर्ल्ड्स क्या होते हैं, लिविंग वर्ल्ड में कैसे हम क्लासीफाई करेंगे, कैसे हम उसके नॉमेनक्लेचर को आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे उसकी कैटेगरीज को उसमें डिवाइड करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको जिस टॉपिक में डिस्कस की जाएंगी, ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है और यूनिट 1 का पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अनुराग त्रिपाठी, डेंटल सर्जन। आज का टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड हम कवर करेंगे अपने इस सेशन में। तो आप एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिविंग। सारे टीचर्स अपना जो चैप्टर का स्टार्टिंग है वो इसी से करते हैं कि व्हाट इज लिविंग। तो आप किस चीज़ को लिविंग बोल सकते हो। लिविंग मतलब कि जिसमें भी जान है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे इसमें जान है। पेड़ में, आदमी में, पत्थर में, नदी में, सब चीज़ों में आप डिसाइड कैसे करोगे कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग। इसको ही कैटेगराइज करने के लिए कुछ हमारे साइंटिस्ट ने एक कैटेगरी, एक नॉमेनक्लेचर, एक टेक्सोनॉमी डिसाइड की थी, जिससे कि वो बता सके कि ये चीज़ लिविंग है, ये चीज़ नॉन लिविंग है और लिविंग है तो किस कैटेगरी में आएगा। तो उसको डिसाइड करने के लिए उसका आइडेंटिफिकेशन करें। आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उनकी कैटेगरी डिसाइड होती थी। कि हमने बताया कि व्हाट इज लिविंग, तो जो भी चीज़ आपकी लिविंग होंगी वो ग्रो करेगी, बड़ी होंगी, चाहे वो सेल डिवीजन से हो, चाहे वो रेप्लिकेट करके हो, चाहे रिप्रोडक्शन करके हो, सेक्सुअल बायसेक्सुअल जो भी रिप्रोडक्शन है वो ग्रो करेंगे। तो मोटा मोटी उन्हें आप लिविंग की कैटेगरी में डाल सकते हो। दूसरा वो मेटाबोलाइज करेंगे। मेटाबोलाइज का जो भी प्रोसेस एक लिविंग चीज में होता है उसे आप लिविंग मान सकते हो। मेटाबोलिज्म का मतलब केमिकल रिएक्शन, आप ऐसे समझ सकते हो। और जो तीसरा है आपका सेल डिवीजन, उसको रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। और उसके बाद आपका आता है कॉन्शियसनेस। जिस भी लिविंग चीज में कॉन्शियसनेस मतलब चेतना होगी, आप उसे एक लिविंग चीज में कैटेगराइज कर सकते हो कि ये चीज जिंदा है, जीवित है, इसमें जान है। और उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म, टिश्यू के अंदर की सेलुलर स्ट्रक्चर को आप लिविंग चीजों में डिसाइड कर सकते हो। और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, उनके अंदर की मेम्ब्रेन, और वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कैटेगराइजेशन में आप जाओगे तो वो उसमें भी आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो कि ये लिविंग है, नॉन लिविंग। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप अगर सिर्फ ग्रोथ को ही लिविंग में अगर डिसाइड करोगे तो ह्यूमंस का ग्रो होता है, एनिमल्स में भी ग्रोथ होती है, बट माउंटेन में भी ग्रोथ होती है, बट वो लिविंग कैटेगरी में नहीं आती क्योंकि उनके अंदर कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, वो रिप्रोडक्शन नहीं करते। लेकिन आप बोलोगे कि वो टूटने के बाद टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, तो वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, वो रिप्रोडक्शन का रूल वो फॉलो नहीं करते। तो ऐसे कुछ चीज़ों को कैटेगराइज करने के लिए ये एनिमल किंगडम में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये एक एक करके हम एक एक टॉपिक को यूज करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ को लेते हैं। ग्रोथ में आपके सेल डिवीजन होगा, प्लांट्स में देखा जाता है। उनके कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनिज्म होता है। एनिमल में भी ग्रोथ होती है और यूनिसेलुलर सेल भी ग्रो करते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। और ये इन विट्रो कल्चर में भी देखा जाता है। तो इन विट्रो को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंक्रीज ऑफ द बॉडी इज कंसीडर अ ग्रोथ, इंक्रीज ऑफ द सेल इज कंसीडर अ ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल इज कंसीडर अ ग्रोथ। सेकेंड टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इट्स अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर वो और वो रिप्रोड्यूस करें अपनी तरह के सेम प्रोडक्ट को। जैसे कि आप ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग बोल सकते हो। इसमें ये जो फीचर होता है, इसमें अपने तरह के मोर और लेस सिमिलर के कैरेक्टर्स को आप रिप्रोड्यूस करते हो। जैसे लाइक पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आपके में शो होते हैं। कभी फेस ज्यादा मिलता है, कभी आप की आवाज, कभी हाइट, कभी कलर, कभी आइज। तो ये ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग के थ्रू होता है। इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में डालते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, उसमें रेप्लिकेशंस होते हैं। जैसे कि अमीबा पैरामीशियंस करते हैं, फंगाई मल्टीप्लाई करते हैं, थ्रू द स्प्रेड करते हैं। मिलियंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उनके स्पोर्स के थ्रू। तो रिप्रोडक्शन को भी एक तरीके से ग्रोथ के कैटेगरी में ही रख सकते हैं, बट इंक्रीज ऑफ द सेल इज कॉल्ड ग्रोथ। और अपनी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में लिविंग चीज रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, जैसे कि म्यूज और आपका वर्किंग बीस और इनफर्टाइल कपल्स, वो क्रोमोसोमल डिसेबिलिटीज के कारण रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये भी एक्सेप्शनल है। और तीसरा है मेटाबॉलिज्म। तो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, वो केमिकल के चेंज स्ट्रक्चर बॉडी में होते रहते हैं और उनके रिएक्शंस को ही हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, वो एक अलग टॉपिक है और उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये उसके बाद जो अगला हमारा आता है कॉन्शियसनेस। तो जिस भी चीज़ों में कॉन्शियसनेस हो, जो रिस्पॉन्स दें, जैसे कि हम कॉन्शियस हैं, हम किसी एक्शन के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देते हैं। और जैसे प्लांट्स को कॉन्शियसनेस है, वो टेम्परेचर, लाइट, वाटर के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देते हैं, तो उनको भी लिविंग कंसिडर किया जाएगा।
तो रिकैप मारते हैं जल्दी से कि जो भी लिविंग होगी वो सेल्फ रेप्लिकेट करेंगी, कॉन्शियसनेस होगी उनके अंदर, वो ग्रोथ करेंगी, उनका मेटाबॉलिज्म होगा, वो सेल्फ रेगुलेटिंग होगी और कैपेबल होंगी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब कि वो कोई बाहर अगर उनको कोई आपको सेंस है आपके अंदर तो आप उसके बाहर कुछ आपको अगर टेम्परेचर, लाइट, कलर, लोग, सेंस उसके अगेंस्ट आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे जो डिसाइड करेंगे कि आप लिविंग है या नॉन लिविंग है, कैटेगराइज करेंगे कि ये चीज़ लिविंग है, ये चीज़ नॉन लिविंग है। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी का मतलब है विभिन्नता। ये लिविंग वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। कुछ आपकी 1.3 से 1.4 मिलियन टाइप्स की स्पीसीज हैं आपके पूरे इस अर्थ में, जो इजीली आपको ऐसे कैटेगराइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होगा। तो हमारे साइंटिस्ट ने उन्हें कैटेगराइज करने के लिए कुछ नॉमेनक्लेचर्स डिसाइड किए थे और उनके कुछ कैटेगरी में डिसाइड किया था, और आगे चल के हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोल देते हैं। बायो मतलब कि जो चीज़ें लिविंग हैं उन्हें आप कैटेगराइज करो एक मैनर्ड और स्केल्ड मैनर में, उन्हें आप बायोडाइवर्सिटी के थ्रू एक सारी चीज़ों को आप एक जगह पे लाकर एक सोफिस्टिकेटेड वे में कैटेगराइज करोगे, और इसमें आप ये डिसाइड करोगे कि ये किस किंगडम से बिलोंग करती है, ये किस फाइलम से है, किस स्पीसीज से है, किस फैमिली से है। जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, स्पीसीज, ऐसा एक क्लासिफिकेशन है। उसमें आप ये डिसाइड करोगे कि इस पर्टिकुलर एनिमल, इस पर्टिकुलर प्लांट किस किंगडम में हम रखते हैं। इसी कैटेगराइजेशन को ये आगे चल के हम एक बार पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई वी कैटेगराइज। तो हर एक प्लांट का, हर एक एनिमल का एक लोकल नेम, जैसे आप मान के चलिए कि हमारे यहाँ पे नीम बोला जाता है, तो आंध्र प्रदेश में उसका कुछ और नाम होगा। हमारे यहाँ पे कुछ लोगों के नाम अलग हैं, कुछ अलग स्टेट में उनके नाम अलग। तो ऐसे ही आप कैटेगराइज करोगे। उसके लिए कॉमन नेम होना चाहिए जो उस स्पीसीज का यूनिवर्सल हो और हर जगह उसी नेम से उसे कॉल किया जाए, और उस तरह का कोई दूसरी कॉपी ना हो। तो इसलिए हमें एक स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो आप इस स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर को पढ़ोगे कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा, एक मैनर्ड वे में होगा, जिससे हम स्केलिंग करेंगे स्पीसीज की और उनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये एक स्टैंडर्ड टर्म है किसी भी स्पीसीज को डिसाइड करने का कि उसका एक इंटरनेशनल नेम है जो कि यूनिवर्सल है और एक ही है, उसके अलावा उसकी कोई कॉपी नहीं है। तो ये डिसाइड हुआ था, और कैरोस लीनियस एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस नोमेनक्लेचर में काफ़ी हद तक अपना योगदान दिया था। उनका कंट्रीब्यूशन है इस नोमेनक्लेचर में। उन्होंने डिसाइड किया था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस एक सीरीज में ये एक हायरार्की होती है। हम इसे डिस्कस करेंगे अभी कि क्या है और कैसे आप एक एनिमल का या एक प्लांट का कैसे आप उसका नोमेनक्लेचर या उसकी कैटेगरी या उसका फाइलम या किंगडम कैसे डिसाइड करोगे। तो ये जो नोमेनक्लेचर था इसमें डिसाइड हुआ कि हर एक स्पीसीज का एक जेनेरिक नेम होगा, जो आपका फर्स्ट नेम होगा, और दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट होगा। वो स्पेसिफिक एपिथेट आपका बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का एक कंपोनेंट है, जिसमें जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका जेनेरिक नेम होगा और दूसरा वर्ड उसका स्पेसिफिक एपिथेट होगा। तो ये जो सिस्टम था ये कैरोस लीनियस ने दिया था, जिसको आप जैसे कि एग्जांपल लो आम का। आम का एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट है कि आम सबने खाया है, तो उसको आप आम को बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका। तो आप ऐसे समझो कि इसका नोमेनक्लेचर हमें करना है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले जो मैंगीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है, इसमें मैंगीफेरा इसका जेनेरिक नेम है और इंडिका इसका स्पेसिफिक एपिथेट है। एपिथेट मतलब विशेषता, विशेषण, या ये कहाँ से बिलोंग करता है। इंडिया, इंडिया का आम है मैंगीफेरा इंडिका। बाहर का आम होगा तो नाइजीरियस मैंगीफेरा ब्रेसिकस, ऐसे कुछ मतलब है। जैसे ब्रेसिका निग्रोइस एक सरसों का नाम है, काली सरसों का, तो पीली सरसों का नाम कुछ और है। पाइसम सैटिवम जैसे कि आपका मटर है। तो ऐसे ही नोमेनक्लेचर हुए थे। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, जो फर्स्ट नेम होगा वो हमेशा कैपिटल में होगा। ये आप नोट करिए कि जो फर्स्ट नेम होगा, जो इसका जेनेरिक नेम होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, और जो सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट है वो आपका स्मॉल लेटर में ही होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है और टिक करने के लिए आता है कि विच वन इज करेक्ट, और स्पेलिंग भी करेक्ट होती है, सब कुछ करेक्ट होता है और लोग हमेशा गलत जगह पे टिक मार देते हैं। तो जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपका कैपिटल में होगा, और जो सेकंड वो सेंटेंस होगा वो स्मॉल लेटर में ही सारे सेंटेंस होगा। जैसे कि मैंगी फेरा इंडिका, एम कैपिटल में ही होगा मैंगी फेरा, और इंडिका होगा वो पूरे स्मॉल लेटर्स में होगा, आई एन डी एस ए सी ए इंडिका, आई एन डी एस सी ए इंडिका, वो पूरा आपका स्मॉल में ही होगा, ठीक है, कैपिटल में नहीं होगा। ये उसको डिनोट करता है। ये एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है और इसको ही फॉलो करते हैं सब। ये जो साइंटिफिक कैरेक्टर्स और ये जो क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर है, इसको हम टैक्सा बोलते हैं और टैक्सॉन भी बोलते हैं, जो आइडेंटिफाई कैटेगराइज करता है किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को उनके ऑर्डर के थ्रू, उनके किंगडम के थ्रू। तो इसकी स्टडी जिस ब्रांच में की थी इसको टैक्सोनॉमी बोला जाता है। तो ये ग्रुप्स में होती है, कैटेगरीज होती हैं, हर ग्रुप की कैटेगरी होती है, कैटेगरीज को रैंक वाइज डिसाइड किया जाता है और हर रैंक उसके क्लासिफिकेशन के हिसाब से ही होती है स्पीसीज के। तो जो ऑर्डर है टैक्सोनॉमी में वो ऐसे रखा गया, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज,
किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये उसका एक ऑर्डर है टैक्सोनॉमी में, स्टैंडर्ड ऑर्डर। तो सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया था, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई और किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटेड। ये 5 ही किंगडम है जिनमें अभी अभी तक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किंगडम है, जिनको 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, किंगडम एनिमिलिया एनिमिलिया और किंगडम प्लांटेड। तो इनमें क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए कि जो भी कैटेगरी होगी पूरे अर्थ पे, जितने भी लिविंग चीजें हैं वो इन्हीं कैटेगरी में ही हैं। कोई 6वीं कैटेगरी अभी तक डिसाइड नहीं हुई, 7वीं भी नहीं है, जो भी है 5 ही है। 4 भी नहीं है, 3 भी थी जो अरस्तू ने दी थी, लेकिन वो बाद में नहीं मानी गई और बाद में डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद ये 5 कैटेगरी ही आपकी फाइनली एक्सेप्टेड है। रॉबर्ट विटेकर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस 5 कैटेगरी को डिस्कवर किया और इनमें ही आपकी स्पीसीज को कैटेगराइज किया। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो इसी 5 कैटेगरी में आपके कैटेगराइज होंगे। और जब भी कैटेगराइज होंगे तो फिर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप किंगडम एनिमिलिया में आते हैं, तो उसका किंगडम एनिमिलिया का किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। और किंगडम प्लांटिंग में आप किंगडम फाइलम को आप डिवीजन बोल देते हैं, मतलब कि फाइलम के सिमिलर ही है, फाइलम में डिवीजन आप बोल सकते हैं, पेड़ों में आप उसको फाइलम का डिवीजन बोल सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा होगा। ये क्वेश्चन आता भी है। अब आप सपोज करिए कि एक इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में आप किंगडम को आप एक कंट्री से डिनोट कर सकते हैं, फाइलम या डिवीजन को आप उसके स्टेट से डिनोट कर सकते हैं, क्लास को आप उसकी डिस्ट्रिक्ट से डिनोट कर सकते हैं और ऑर्डर को आप उसकी सिटी से, और उसके बाद फैमिली को आप उसकी लोकेलिटी से, उसके बाद जीनस को आप उसकी ह्यूमन का नेम या स्पीसीज या ऑर्गन का नेम, और लास्ट में स्पीसीज उसका नेम। ऐसे आप सिंपल सकते हैं, तो उसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप किसी स्टेट में रहते हैं और अगर घर पे आपने किसी ऑर्डर को मंगाया तो अमेजोन या किसी भी अलग चीज़ से, तो आप अपनी डिटेल एड्रेस देते हैं कि आप इस सिटी, आप इस कंट्री के, इस स्टेट की, इस सिटी के, इस लोकेलिटी के, इस रोड पे, इस नाम से, इस घर के नाम पे रहते हैं। तो वो एक डिटेल आपका एक डिस्क्रिप्शन है जिसको आपने एक सिंप्लीफाइड वे में लिखा, और ऐसा कोई मिल नहीं सकता। सूरज बहुत होंगे लेकिन सूरज यूपी के प्रयागराज के सिविल लाइन्स के गली नंबर 10 में नहीं रहता होगा, तो वो सिविल लाइन्स में कहीं दूसरा सिविल लाइन्स होगा लेकिन गली नंबर 10 नहीं होगी। कोई दूसरा एरिया होगा लेकिन कुछ ना कुछ इनसिमिलरिटीज होंगी, तो मतलब वो एक यूनिक आइडेंटिटी है आपकी, तो ये डिसाइड करती है। ठीक है, एक हायरार्की है, जैसे आप लाइन की हायरार्की पर किंगडम आपका एनिमिलिया है, फाइलम उसका कॉर्डेटा है, क्लास उसकी मैमेलिया है, ऑर्डर उसका कार्निवोरस है, फैमिली उसकी फेलिडिया है, जीनस उसका पैंथेरा है और लास्ट उसकी स्पीसीज लियो है। तो ये उसका कॉर्डर है। जब अगर वो टाइगर की बात होगी तो उसकी स्पीसीज टाइग्रिस हो जाएगी। तो ऐसे आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो रॉबर्ट विटेकर ने इसको प्रपोज किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्पीसीज को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इसी किंगडम का है, और इस किंगडम में भी है तो इस पर्टिकुलर किस फाइलम या डिवीजन का है, फिर किस क्लास का है, किस ऑर्डर का है, किस फैमिली का है, किस जीनस का है, किस स्पीसीज का है। तो ये आप इजीली डिसाइड कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। तो बोटेनिकल गार्डन वो गार्डन होता है जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लिविंग प्लांट्स होते हैं जिनके कुछ साइंटिफिक नेम होते हैं, और आपने अपने बुक्स में उनके नाम देखे होंगे जो आपको इजीली एक डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू सामने दिखाए जाते हैं। तो वहाँ पे वो स्पेसिफिक प्लांट रखे रहते हैं और उन प्लांट को आप आइडेंटिफाई करते हो उनके नाम के थ्रू, आप उनको फील करते हो, आप देखते हो उनके स्पेसिफिक फीचर्स को, आप विजुअली देख सकते हो, इसलिए बोटेनिकल गार्डन होते हैं। म्यूजियम्स में भी आपको वो चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि आप किसी जियोलॉजिकल पार्क्स में जाएंगे तो आपको एनिमल दिखाई देंगे, ऑर्थ्रोपोडा के, एंथ्रोपोडा के एनालिड्स दिखाई देंगे, हेलमिंथ्स दिखाई देंगे। हेलमिंथ्स तो वैसे बहुत कॉमन नहीं है कि आपको दिखाई दें, लेकिन ऑर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा इस किंगडम के आपको एनिमल इजीली दिखाई देंगे। तो इसलिए ये जियोलॉजिकल पार्क्स बनाए जाते हैं, बच्चों को जरूर लेके जाना चाहिए जियोलॉजिकल पार्क में, और उनकी नॉलेज को इंक्रीज करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने राइनो देखा, आपने कोई बहुत साइबेरियन बर्ड देखी, आपने टाइगर देखा, आपने एलिफेंट देखा, आपने लायन देखा, तो क्लासिफिकेशन को रिकॉल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जियोलॉजिकल पार्क में विजिट करिए। तो वीडियो के लास्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो लिविंग होते हैं उन्हें हम कैसे डिनोट करेंगे कि ये लिविंग है। उनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं कि वो ग्रोथ करेंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगे, उनका मेटाबॉलिज्म होगा, वो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर होंगे, उनमें रेप्लिकेशन होगा, उनमें सेंस होगी, उसमें कॉन्शियसनेस होगी। उसके बाद हम उन्हें क्लासिफाई करेंगे स्पेसिफिक नॉमेनक्लेचर के थ्रू। ये जो नॉमेनक्लेचर दिया था वो कैरोलस लिनियस ने दिया था, और बाद में इसको एक स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम में डिवाइड किया था रॉबर्ट विटेकर ने, जो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई और किंगडम एनिमिलिया और प्लांटे हैं। और उनकी कैटेगरी को एक स्टैंडर्ड हायरार्की में एक ऑर्डर के थ्रू किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज में रखा गया था। और उसी में ही सारे अर्थ पे जितने भी लिविंग चीजें हैं सब उसी में ही आती हैं। उसके बाद कोई 5वें के बाद कोई 6वां या 7वां नहीं है, और चौथा भी नहीं, सिर्फ 5 ही, और 5 किंगडम उन्हीं में अभी तक इस समय जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं सिर्फ 5 किंगडम। तो आपको उसी के अंदर स्टडी करनी है, और ये ICBN और ICZN इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अंडर ही आएंगे। तो
कैरोस लिनियस ने एक बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने क्लासिफिकेशन डिसाइड की, जिससे हमको 1.3 से 1.4 बिलियन स्पीसीज के बारे में हर एक स्पीसीज का डिटेल में नाम नहीं याद करना पड़ा और इस क्लासिफिकेशन को याद करना पड़ेगा। और उनके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जैसे यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक्स है, यूकैरियोटिक है, हेटेरोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप्स है, ये सब हम आगे की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए थैंक यू।